इसमें मैं 3-4 पॉइंट थोड़े डिटेल में मैं चाहता हूँ। पहले तो इसका बैकग्राउंड हमें ध्यान में रखना चाहिए कि 1980s में जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ये खालिस्तानी मूवमेंट को कुचलने के लिए जब पिंजरनवाला प्रॉब्लम हुआ, तो गोल्डन टेम्पल में मिलिट्री और पुलिस भेजे थे और उसके बाद सिख आर्म्ड गार्ड्स ने उनकी हत्या कर दी थी और 1985 में कनाडा से होते हुए भारत जो एयर इंडिया का कनिष्का फ्लाइट आ रही थी, उसको खालिस्तानियों ने उड़ा दिया था, जिससे कई लोग हताहत हुए। उसके बाद भारत कनाडा से आग्रह किया कि इन आतंकवादियों को भारत एक्स्ट्राडाइट करे। तो जब जो अभी फिलहाल जो जस्टिन ट्रूडो जो प्रधानमंत्री हैं, उनके फादर, उनके वालिद पीयर ट्रूडो, उन्होंने साफ मना कर दिया और कई महीनों या सालों तक कशीदगी भारत और कनाडा के ताल्लुकात में 80s में रही और इसके साथ ही दूसरे पश्चिमी देश कनाडा का भी सपोर्ट करने लगे, जैसे अमेरिका। अमेरिका के कांग्रेस में कई मेंबर्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेटर्स भी खालिस्तान के डिमांड को सपोर्ट करने लगे और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पश्चिमी देश ब्रिटेन वगैरह भी। तो उसके बाद जो आतंकी हमले हुए पंजाब में, जिसमें क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हुआ, ये सब बहुत बड़ी मतलब कॉन्स्पिरेसी की तरह देखा जा रहा था। और उसके बाद बड़े पैमाने पे ड्रग प्रॉब्लम भी हुआ, जो कि अफगानिस्तान से होते हुए पाकिस्तान होते हुए पंजाब में बड़े पैमाने पे ड्रग्स होने लगे। तो ये टेररिज्म और ड्रग प्रॉब्लम को झेलने में भारत को कई कदम उठाने पड़े और ये बेसिकली अंदरूनी इनकॉम्पिटेंस थी, बेसिकली अंदरूनी मिसहैंडलिंग थी, जो भी आप शब्द इस्तेमाल करें, जिससे विदेशी ताकतों ने भारत के मामलों में हस्तक्षेप करने लगे और इंटरफेयर करने लगे और इसको मैनिपुलेट करने लगे। तो मेरा मानना यह है कि जब तक हम अपना घर सीधा नहीं करते, जो भी हालात यहाँ हैं ठीक तरीके से उसको हैंडल नहीं करते, ये हम बाहर के पावर्स को, विदेशी पावर्स को एक हैंडल देते हैं, जिससे वो मैनिपुलेट करके हम पे दबाव डालना चाहते हैं। तो वही जो 80s में हुआ अभी दोहराया जा रहा है और ये एक कांस्टेंट इसमें पॉइंट ये है कि बड़े मात्रा में, बड़े तादाद में सिख और लोग, पंजाब से लोग कनाडा बहुत सालों से जाते आ रहे हैं और वहाँ टोरंटो और कई शहरों में उन्होंने अपना असर और रसूख बढ़ाया है, जो कि वहाँ की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ऐसे कामों को उनको मदद मिलती है, जैसा प्राइमरीज में है। तो वहाँ विजिटर भी जो है वोट दे सकता है। तो कई सिख गुट जो है एनडीपी जैसा भी हैं, तो इसका फायदा उठा के वो कई शहरों में, कई सिटीज में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा लिए हैं और इकोनॉमी में भी सिख और पंजाब के लोग जो है काफी मेहनती हैं, वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाए हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट सेक्टर, जैसा एग्रीकल्चर सेक्टर और सर्विस सेक्टर में भी काफी हजारों की तादाद में है। सिर्फ ईस्टर्न कनाडा में ही नहीं, जैसा ओटावा, टोरंटो, मॉन्ट्रियल या दूसरे शहरों में। मैं अभी कनाडा से 2 हफ्ते पहले लौट के आया, वहाँ काफी देर तक रहा। एक प्रोविंस में मैनिटोबा बोल के, जिसका पायतख्त कैपिटल विनिपेग है, तो वहाँ पे भी मैं हर एक शोबे में, हर एक
शहर के कोने कोने चप्पे में मैं गया तो वहाँ जो है गुरुद्वारे इतने हैं, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जो खालिस्तानी फ्लैग है तो हर एक कोने में और कारों पे नजर आता है ये। तो ये मूवमेंट जो है ये खुद से चला रहे हैं और इनडायरेक्टली यहाँ के लोकल पॉलिटिशियंस को भी उन्होंने मना लिया है और वो भी विथआउट प्रॉपर बैकग्राउंड वो सपोर्ट करने लगे हैं। और ये अभी जो प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, उनकी भी हुकूमत सिख सपोर्ट पे ही निर्भर थी, जो कि वो विड्रॉ कर लिए हैं। हालांकि इसको बहुत नेगेटिव नजर से यहाँ पॉलिटिक्स में कनाडा में देखा जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से ये नज्जार की हत्या का मामला लेके एस्केलेशन हो रहा है, तो ये जाहिर था कई महीनों से झड़पें हो रही हैं भारत और कनाडा के बीच में। और जो स्थिति अभी पहुंची है, दोनों दूतावास के एम्बेसडर्स, हाई कमिश्नर्स दूसरे स्टाफ को एक्सपेल करके ये तीसरा या चौथा देश है जहां भारतीय डिप्लोमेट्स को एक्सपेल किया गया है, फिजी और पाकिस्तान और चाइना के बाद। और पश्चिमी देश से पहली बार एक इंडियन डिप्लोमेट को कहा गया कि वो वापस भारत लौट जाएं इस कशीदगी की वजह से। असल में मेरा मानना यह है कि ये कनाडा जो है सिर्फ मखौटा है, इसके पीछे कई देश जुड़े हुए हैं और सबसे बढ़ के आगे जो है अमेरिका है। और अमेरिका इसलिए पेशरफ्त है कि ये भारत की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है। ये अमेरिका जो है चाहता है अपने दोस्त पिट्टू की तरह उसकी बात 100% माने और जो भी अमेरिका व्हाइट हाउस बोलता है उसको मान के चले और जी हुजूरी करते रहे। तो जैसा पाकिस्तान करता आ रहा है और सऊदी अरब और कई अन्य देश, जर्मनी वगैरह, जापान वगैरह। तो क्योंकि हम एशिया में डीकोलोनाइजेशन मूवमेंट और नॉन अलाइन मूवमेंट और दूसरे ब्रिक्स वगैरह में एक्टिव पार्ट ले रहे हैं, तो अमेरिका ये नहीं चाहता कि इंडिया इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ अलाइनमेंट हो जाए, जो ग्लोबल साउथ की लीडरशिप का हकदार हो जाए। तो इन सब मामलों को लेके जो भी हो रहा है हमारे पड़ोस में, चाहे श्रीलंका में, बांग्लादेश में, नेपाल में, पाकिस्तान में या मालदीव्स में या म्यांमार में, तो ये भारतीय गवर्नमेंट पे दबाव डालने के लिए अमेरिका कर रहा है। और ये खालिस्तानी मूवमेंट का जो भी कशीदगी इंडिया और कनाडा की है, ये असल जड़ अमेरिका है। और कनाडा आप जानते हैं कि जो भी अमेरिका कहता है ज्यादातर वही उनकी बात मानते हैं, जिसमें न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया और बर्तानिया भी शामिल हो जाते हैं। तो ये सब ग्रुप मिलके इंडिया पे दबाव डालना चाहते हैं और यहाँ तक कनाडा के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के ऊपर आर्थिक सैंक्शंस भी लगाना चाहिए। हालांकि वहाँ के सिख गुट सिर्फ इंडियन डिप्लोमेट्स पर सैंक्शन लगाने की बात कही, लेकिन कनाडा के विदेश मंत्री भारत पे सैंक्शंस डालने की बहुत बड़ी बात उन्होंने कहा है। और हमें भारत में एमईए और गवर्नमेंट को चौकन्ना होना चाहिए कि जो भी यूक्रेन की वजह से रशिया में पाबंदी लगाए, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए, जिसमें 500 अरब बिलियन डॉलर्स का फॉरेन एक्सचेंज और जो सोना था उनका जो कब्जा कर लिए, उससे काफी तकलीफ हुई रशिया को। और हमें भी हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज है 500 से ज्यादा बिलियन डॉलर्स कहीं उसका निशाना ना बन जाए, एक सबक सिखाने के लिए। तो हमें अमेरिका के साथ हम चाहते हैं अच्छे ताल्लुकात, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही चाहता है भारत से, जो कि हम 91 से सभी
भारतीय गवर्नमेंट्स उसके साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करते आ रहे हैं। लेकिन जो भी हम प्रयास कर रहे हैं, मेरे ख्याल से वो अमेरिका को उससे संतुष्ट नहीं है, वो और ज्यादा चाहते हैं। खास तौर पे हम चीन के साथ उनके पॉलिसी को सपोर्ट करते आए, या रूस के साथ यूक्रेन के बारे में या सैंक्शंस के बारे में। चूंकि हम रशिया से तेल निर्यात कर रहे हैं और $100 बिलियन से ज्यादा ट्रेड चाइना से सस्टेन करते आ रहे हैं, तो इन मामलों में और मिलिट्री कोऑपरेशन भी कुछ खास उनकी नजर में नहीं हो रहा है। तो इन सब मामलों को देख के अमेरिका अपने दबाव में भारत को लाना चाहता है। ये चाहे वो पिछली बार हिंडनबर्ग का जो अदानी के खिलाफ हुआ जर्मनी के थ्रू, अब खालिस्तान के थ्रू कनाडा से जो हो रहा है, इन सब मामलों को लेके जो है मैं इस दिशा से देखता हूँ। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी है, करंट प्रॉब्लम भी है, और क्या अमेरिका कनाडा के जरिए चाहता है भारत से। देखिए, जो उत्तर अमेरिका है और जिसमें कनाडा भी है, तो उसमें 7,71,790 सिख जो है वो 2021 में थे। तो यकीनन आगे के 3 साल में ये बढ़ के हो सकता है 8 लाख से या उससे ज़्यादा हो गई हो। वो चूँकि छोटे ममालिक हैं, वहाँ पर आबादी कम रहती है, तो ये आबादी का बड़ा सिग्निफिकेंस है। अब आप देखिए कि ये जो जस्टिन ट्रूडो हैं, इनके साथ दिल्ली के संबंध ठीक नहीं रहे। 2018 में जब जस्टिन ट्रूडो दिल्ली आए थे, तो वो जो एम्बेसी ने जो दूतावास ने डिनर रखा था, भोज रखा था, उसमें जसपाल सिंह अटवाल को बुला लिया। और जसपाल सिंह अटवाल के बारे में ये बात मशहूर है कि वो जो है वो खालिस्तानी है। तो भारत सरकार ने उस पे नाराज़गी का इज़हार किया। बाद में जसपाल ने कहा कि नहीं, वो पुरानी बात है, अब मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं। 2020 में फिर थोड़े से संबंध खराब हुए, जब ट्रूडो ने ये कह दिया कि हम जो है वो किसान तहरीक का सपोर्ट कर दिया, कि ये जो राइट ऑफ प्रोटेस्ट है, हक है जो लोगों का विरोध करने का, आंदोलन चलाने का, हम उसके समर्थक हैं। तो उस पर भी भारत सरकार ने कहा कि जो है आपको कुछ मालूम नहीं है यहाँ क्या हो रहा है और आपको इस पर नहीं बोलना चाहिए। अब 2023 आता है, 18 जून को हरदीप सिंह नज्जर को जो है वो हत्या हो जाती है। 2020 में उसको भारत सरकार ने ये कह दिया कि ये आतंकवादी है, और 3 साल के बाद उसकी हत्या हो गई। उसके बाद 1 सितंबर को G20 के ट्रेड नेगोशिएशन के लिए वो बात होती है और उसको टाल दिया जाता है, रोक दिया जाता है। मतलब कनाडा और भारत का जो ट्रेड रिलेशन है, नेगोशिएशन है, उसको रोक दिया जाता है। 9 सितंबर को ट्रूडो दिल्ली आते हैं G20 के लिए, तो प्रधानमंत्री मोदी बाकी सारे नेताओं से मिलते हैं, लेकिन जो है वो ट्रूडो को इग्नोर कर देते हैं, उनसे नहीं मिलते। और हमारा गोदी मीडिया भी उसको बहुत उछालता है कि हमने उनको उनकी जगह दिखा दी। उसके बाद फिर जो ट्रेड मिशन के लिए जो डेलीगेशन आने वाला है 15 सितंबर को, उसको जो है वो पोस्टपोन कर दिया जाता है। और 21 सितंबर को जो कनाडा गवर्नमेंट है, वो भारत के लोगों जो जाते हैं उनके वीज़ा के ऊपर पाबंदियाँ लगाती है। और अक्टूबर 2023 में 41 डिप्लोमेट जो है वो निकाले जाते हैं। तो आप समझ लीजिए कि ये सारा पिछले साल का काम है। अब इस साल मई 3 को जो है वो 3 लोग गिरफ्तार होते हैं, और निज्जर के मामले में, हरदीप नज्जर के मामले में। और 11 मई को एक चौथा भी गिरफ्तार हो जाता है, अमनदीप। सब 22 से 28 साल के नौजवान हैं ये। यहाँ पर आता है बिश्नोई का मामला। तो अक्टूबर में जो है उसके सारे सबूत, वो लोग ये कहते हैं कि भाई हमारे पास ऐसे सबूत मिले हैं कि निज्जर की जो हत्या है वो भारत सरकार उसमें इन्वॉल्व है। 10 अक्टूबर को वियतनाम में प्रधानमंत्री मोदी और ट्रूडो की मुलाकात होती है। तो उसमें ट्रूडो मोदी जी को बताते हैं कि उनके पास क्या-क्या सबूत है। आखिर में हम बात करेंगे कि उनको सबूत कितनी आसानी से मिला। 12 अक्टूबर को सिंगापुर में एक मीटिंग होती है जिसमें अजीत डोभाल साहब जाते हैं, जो हमारे सुरक्षा के ये हैं, एनएसए हैं।
और वो उनके सामने जो कनाडा की जो अधिकारी है वो सारे सबूत पेश करते हैं कि देखो इन सबूतों की बुनियाद पर हम आरोप लगा रहे हैं। और 13 तारीख को वो ये कहते हैं कि जो आपकी एम्बेसी में 6 राजनयिक हैं, उनको जो है वो इम्यूनिटी जो मिलती है, यानी जो एम्बेसी में काम करता है उसके ऊपर कोई दूसरी सरकार केस नहीं चला सकती, तो ये जो सुरक्षा मिलती है वो हटा दी जाए, ये कनाडा की सरकार कहती है। और 14 तारीख को एक दिन बाद भारत सरकार ये कहती है कि हम किसी हालत में उनको इम्यूनिटी नहीं हटाएंगे और उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए, पूछताछ के लिए आपके हवाले नहीं करेंगे। जब भारत सरकार का ये जवाब जाता है तो 14 तारीख को फिर कनाडा की सरकार जो है ये कहती है कि तो फिर ये 6 लोग जो हैं उसमें हाई कमिश्नर भी शामिल है, उच्चायुक्त, ये लोग यहाँ नहीं रह सकते, इनको यहाँ से लेके जाओ। तो भारत सरकार भी ये कहती है कि ठीक है, उनके जो उच्चायुक्त है, जो कारगुजार है, उसको बुला के कहती है कि अब आप लोग भी जो है वो 19 अक्टूबर को रात को 11:59 से पहले भारत सरकार से, भारत की धरती से चले जाएं। तो ये जो है वो डेवलपमेंट है जो कि पिछले एक हफ्ते में हुआ है। 14 तारीख को ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें वो अधिकारी जो है वो ये कहते हैं कि भारत के जो एजेंट हैं वो वहाँ के जो ऐसे क्रिमिनल ग्रोह है उनकी मदद से कनाडा की धरती पे हत्या और वसूली का मामला चला रहे हैं। और ट्रूडो जो है वो ये कहते हैं कि हम अपनी धरती पर इस चीज को किसी तरह बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उसके बाद वाशिंगटन पोस्ट इस खबर को छापता है। तो वाशिंगटन पोस्ट जब छापता है तो वो सारी डिटेल बताते हुए ये बताता है कि ये जो आपराधिक गिरोह हैं जो कनाडा में काम कर रहे हैं और जिसने निज्जर की जो है वो हत्या कराई, वो दरअसल गृह मंत्रालय के टच में है, गृह मंत्रालय की निगरानी में काम कर रहा है। और वो वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक वो उसमें अमित शाह का नाम भी दे देता है। और वहां पे नाम आता है लॉरेंस बिश्नोई गैंग का। लॉरेंस बिश्नोई का एक भाई और उसका एक साथी बर्डी, वो दोनों कनाडा में हैं, ये बात सारे लोग जानते हैं। और ये जो लॉरेंस बिश्नोई का गैंग है वो 2 जगह से काम करता है। एक तो कनाडा से काम करता है, अभी बाबा सिद्दीकी के मामले में भी ये बात आई, और दूसरे अहमदाबाद से काम करता है। अहमदाबाद से इसलिए कि लॉरेंस बिश्नोई अहमदाबाद की जेल में, और वो जेल में बैठ के सारी दुनिया में उसके कितने 7,000 के आसपास लोग बताते हैं कि शूटर है। तो वो जो है वो इस काम को कर रहा है। अब आप देखिए कि किस तरह से ये पूरा मामला जो है वो बन जाता है। कल एक साहब को मैं सुन रहा था सत्या पे, वो ये कह रहे थे कि अमेरिका जो है वो किसी को भी आतंकवादी कहता है तो उसको जो है वो ड्रोन से मार देता है, और उसामा बिन लादेन को जो है वो मार दिया था खुद, उनके उसने हुक्म दिया था, उनके सदर ने, उनके प्रेसिडेंट ने। तो सवाल ये है कि वो तो खुद बोलते हैं कि हाँ भाई हमने मारा है और हमने ऑर्डर दिया है, लेकिन भारत सरकार तो ये नहीं कहती कि हाँ हमने ऑर्डर दिया है, हमने मारा है। भारत सरकार तो ये कहती है कि हमारा उससे कोई संबंध नहीं है, हमारा उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो ये बहुत बड़ा फर्क है कि आप उसका जो तुलना तो करते हैं अमेरिका से, लेकिन अमेरिका जो है ये नहीं कहता कि हमने नहीं किया। अमेरिका तो अलग ऐलान कहता है, ओबामा कहता है कि मैंने ऑर्डर दिया और ये हुआ। तो या तो आप पूरी तरह से अमेरिका की तरह कहिए कि हाँ भाई वो आतंकवादी था, हमारे हिसाब से हमने उसको मार दिया। तो वो भी नहीं करते, हम ये कहते हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया और ये सारे इल्जाम झूठे हैं, और फिर जो है उससे तुलना भी करने लगते हैं। तो ये इस तरह की जो चीज है वो नहीं चल सकती। अब आप देखिए कि इसी 2 दिन में एक और डेवलपमेंट हो गया। एक खालिस्तानी अमेरिका में भी है जिसका नाम है गुरु पतवंत सिंह पुन्नू। अब गुरु पतवंत सिंह पुन्नू का जो है वो हत्या की साजिश हुई, और उस हत्या की साजिश के मामले में पहली बार एक रॉ के ऑफिसर को जो है वो भारत सरकार ने अपनी नौकरी से निकाला और उसको गिरफ्तार किया। उसका नाम है विक्रम यादव। और ये जो विक्रम यादव है वो जिस केस में इन्वॉल्व है, उस केस में यानी जो पुन्नू ने वो कोर्ट में डाला है, तो उस केस में आप ये देखें कि जो हमारे सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल, उनके खिलाफ भी संबंध निकला हुआ है।
और जो रॉ के जो पहले वाले मुखिया थे सामंता गोयल, उनके खिलाफ भी जो है वो सम्मन निकला हुआ है और एक कारोबारी है दिल्ली के निखिल गुप्ता, उनके खिलाफ भी सम्मन निकला हुआ है। तो वो पूरी कहानी जो वॉशिंगटन पोस्ट में छपी है वो इस तरह से है कि विक्रम यादव ने पुन्नू को हत्या के लिए निखिल गुप्ता से कहा कि भाई तुम जो है वो कोई शूटर तलाश करो। तो निखिल गुप्ता ने एक शूटर को पकड़ा और उससे $1 लाख में फिक्स किया और उसको 50% एडवांस दे दिया। वो इत्तेफाक से जिस शूटर को पकड़ा था वो उनकी एफबीआई का एजेंट था। ये गुप्ता जी को समझ में नहीं आया और गुप्ता जी जो है वो यादव से सारी इंफॉर्मेशन लेके कि पुन्नू कहाँ जा रहा है क्या कर रहा है वो उसको बताते रहे और यही गुप्ता जी ने उस आदमी को जो एफबीआई का एजेंट था ये भी बताया कि देखो कनाडा में जो नज्जर की हत्या की है वो भी हम ही लोगों ने की है। तो जो कनाडा बार बार सबूत पेश कर रहा है ना वो सबूत जो है वो निखिल गुप्ता ने उस एजेंट को बताए और उसने सारी इनकी कॉल रिकॉर्डिंग करके रखी हुई है। मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि वो झूठ मन से बोल रहा है, बल्कि जब वो निखिल गुप्ता उससे बात करता था तो वो उसको रिकॉर्ड कर लेता था। और अब जबकि ये मामला हुआ कि अभी प्रधानमंत्री जब जा रहे थे क्वाड की मीटिंग में, आप देखिए सुरक्षा की मीटिंग है तो अजीत डोभाल साहब को जाना चाहिए था लेकिन अजीत डोभाल नहीं गए इसलिए कि वहां की कोर्ट का इनके खिलाफ सम्मन था। तो और अब इसको निकाल के विक्रम यादव को गिरफ्तार करके एक तरह से भारत सरकार ने मान लिया कि भाई ये आदमी जो है वो पुन्नू की हत्या में इन्वॉल्व था और जो कमेटी उसका वो कर रही है वो 15 तारीख को अमेरिका चली गई ये बताने के लिए कि भाई हमने अभी तक क्या क्या किया है और आगे हम क्या करने वाले हैं। तो आप ये देखिए कि एक तरफ तो ये निखिल गुप्ता रंगे हाथ पकड़े गए इसलिए कि इन्होंने एक गलत आदमी को उसकी शूटिंग उसको जो है ऐसे शूटर ले लिया और उसको ये भी बता दिया कि जो है वो नज्जर के मामले में हमने बीच में जब प्रधानमंत्री पिछले साल गए थे तो निखिल गुप्ता ने उससे कहा उस शूटर से कि देखो अभी हमारे मोदी जी आए हैं तो इनकी मौजूदगी में तुम ये काम मत करना, इसको बाद में करना। तो ये सारी बातें सारे एविडेंसेस जो है और ये निखिल गुप्ता को जेकोस्लोवाकिया से अमेरिका गिरफ्तार कर चुका है और ये अभी अमेरिका के अंदर मौजूद है। तो ये जो इल्जाम लगा है बिश्नोई पर ये कोई मामूली इल्जाम नहीं है और ये बगैर किसी ठोस सबूत के नहीं लगाया जा सकता। तो अब जो ये पुरानी प्रवृत्ति है कि भाई आप जो है वो किसी का इनकाउंटर करा दो और वो सोहराबुद्दीन का इनकाउंटर करा दो और नुसरत का करा दो, तो यही चीज चल रहा है। बाबा सिद्दीकी का करा दो, यहाँ हो सकता है तो कनाडा में क्यों नहीं हो सकता, अमेरिका में क्यों नहीं हो सकता। तो इस तरह से अगर हमारी सरकार या हमारे लोग काम करेंगे, अगर ये बात सही है तो, अगर गलत है तो फिर तो खत्म है। तो ये है कि पूरी दुनिया में देश की छवि जो है वो खराब होगी और ये काम हो रहा है। इसलिए इस तरह के मामले में हमको ठीक है कॉन्सिपरेस ये सब होता है कि भाई वो उसका उससे ताल्लुक है, वो ये चाहता है अमेरिका वगैरह-वगैरह। लेकिन अगर हम खुद इस तरह के सबूत पेश कर देंगे, तो फिर हम लोगों को अपने स्टैंड को डिफेंड करना मुश्किल हो जाएगा। धन्यवाद।